देखिए, हरियाणा प्रदेश काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड कर रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पंजाब अमली जामा पहनाए। हरियाणा का 3 लाख फीट एकड़ पानी जो वर्षों से हरियाणा डिमांड कर रहा है, उसका ना मिल पाना हरियाणा के किसान को, हरियाणा के आम जन को बहुत प्रभावित कर रहा है। दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री बैठ के बातचीत करें और ये बातचीत बहुत सार्थक हो और पंजाब इस बात को लेके सहमत हो कि हमारा छोटा भाई है, उसका हक जो उसको समय से मिल जाना चाहिए था, वो पंजाब की राजनीतिक दलों की वजह से नहीं मिल पा रहा है। मैं सभी पंजाब के राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूँ, क्या भाई आप लोग अपने लोगों से ये कह के सरकार सत्ता में आने का प्रयास करते हो कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम उसकी गिनती में मुठा जितना ज़्यादा देंगे उतनी हमारे लोग जीतेंगे, उतने हम लोग सक्सेस होंगे। क्या आप लोग ये बोलते हो? मेरा निवेदन है, आप लोग ये भी तो कह के चुनाव लड़ सकते हो, अपनी सरकारें बना सकते हो कि हरियाणा हमारा भाई है और उसका हक हम उसको देंगे, और जो पानी हमारा बह के इधर उधर जाता है हम लोग उसको रोकेंगे। और इतना ही नहीं, जो मेरे देश का पानी पाकिस्तान जा रहा है, हम लोग पंजाब के लोग, पंजाब की सरकार हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से सब लोगों से डिस्कस करेगी और वो जो पानी जो बह रहा है उस पानी को हम लोग अपने देश में कैसे यूटिलाइज करें, इसका बंदोबस्त करेगी। ये भी तो कह के हो सकता है, इसमें किसको नुकसान है? मगर ये कह के सरकारें बनाना कि भाई हम तो हरियाणा ने मारेंगे, हरियाणा के लोगों की गर्दन कलम ही करना है अगर उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके खेत अगर बर्बाद हो रहे हैं तो इसमें उनको आपको खुशी मिलती है क्या? इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें अपना जो राजनीतिक दृष्टिकोण है पंजाब का वो बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिए, ताकि आप ही के भाई हैं वो समृद्ध हों। इस समृद्धि में उनका सहयोग होना चाहिए, न कि उसमें आप लोग किसी तरह की ऐसे कार्य करें कि जो कहीं से भी शोभा ना देते हो। सर, सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ है, किस बड़ा अफसोस है, मुझे भी अभी अभी पता लगा है कि आदरणीय मलिक साहब हम सब लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। परमात्मा उनके पूरे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति भी दे और परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे, ये मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। बारिशों का मौसम चल रहा है जैसे आजकल, तो हरियाणा के स्कूलों की जो स्थिति इसमें क्या है? बिल्कुल सही कहा। देखिए, सावन का महीना और बारिश का मौसम है, ऐसे में ये सही बात है कि मैंने बहुत पहले ही, बारिश आने से पहले एक पत्र सब पंचायतों को भी, सब प्रिंसिपल्स को भी और डिपार्टमेंट को भी एक पत्र जारी किया था और मैंने ये कहा था कि भाई कोई भी स्कूल है, अभी छुट्टियां भी थी उन बीच में, कि हम लोग अपने स्कूल की छतों को जरूर साफ करें, अपने स्कूल में जहाँ भी साफ सफाई होनी चाहिए वो जरूर करवाएं। उसके लिए पंचायत की मदद लें, उसके लिए दूसरे अन्य संसाधन हैं आप लोग उनका उपयोग करें, ताकि, और ग्राम पंचायत भी है और एसएमसी भी है, ये उनकी भी जिम्मेवारी है, इसलिए कोई व्यक्ति अपने जिम्मेवारी से ना भागे और उसके लिए कोई अभियान चलाएं, चाहे वो सफाई का अभियान हो, चाहे स्वच्छता को लेके हमें गांव की कमेटी बना के उसके जरिए स्कूल्स जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, जो हमारी धरोहर है, जहाँ से हम लोग अपने आज का और भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उनमें किसी तरह की कोई चूक ना हो। तो उसके लिए मैंने पत्र जारी किया था और बहुत सारी पंचायतों के जवाब आए थे कि सर हमने आपकी बात से सहमत है और आज से पहले कभी किसी ने इस तरह की बात हम लोगों से नहीं की थी। और बहुत सारे स्कूलों ने इस अभियान के रूप में लिया है, गांव के लोगों ने लिया और उसमें उन्होंने काफ़ी सफाई भी की है। फिर भी
अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि जहाँ से कहीं कोई टपका लगने की बात आई हो, कोई भवन जो जर्जर हुए हो, वहाँ पे कोई अव्यवस्था हुई हो, तो उसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट को एक पत्र जारी किया है। मैंने उनको कहा, पत्र ही जारी नहीं किया, उसमें मैंने कहा है कि एस्टिमेटेड रिपोर्ट लेके आओ कि भाई कितने ऐसे स्कूल है जिनके भवन जर्जर हालात में। जैसे आदरणीय गीता बुक्कल जी ने एक जगह से अवगत कराया था मुझे कि महिपाल भाई, वो यहाँ पे मेरी विधानसभा में एक स्कूल है, उसकी हालात ठीक नहीं है, जरा उसको एक बार आप देखो। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय विधायिका जी का कि उन्होंने ये जागरूकता का एक पैमाना है कि भाई आप अपने लोगों के प्रति कितने सेंसिटिव हैं। चाहे भले ही कांग्रेस विधायक, बट इसका मतलब ये थोड़े कि भाई उनके संवेदनाएं नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि इतनी उत्तम संवेदनाएं हैं कि उन्होंने समय रहते उसका बंदोबस्त करने के लिए कहा। और मैंने वहाँ के डीओ को कहा कि भाई एक बार जरा बात करो। उन्होंने उन पर सुझाव दिया और सुझाव दे के उन्होंने उस चीज़ की व्यवस्था कराई। अगर ऐसा ही कोई स्कूल बनता है जिसकी हालात या जिसको डिपार्टमेंटली आपने कंडम कराया हुआ हो, तो उसकी व्यवस्था के लिए डिपार्टमेंट तैयार है। हम लोग उसको कहीं भी एडजस्ट करने के लिए एकदम रेडी हैं और हम उसको एडजस्ट करेंगे। साथ में ही जो भवन कंडम दिखाए गए हैं उसके लिए हमने कहा है कि इसका फटाफट करके टेंडर लगाओ और टेंडर लगा के इस काम को भी दुरुस्त करो, ताकि लंबे समय से जिन भवनों का, मान लीजिए कोई स्कूल बने 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, है ना, ऐसे स्कूलों की भी एक संख्या है, तो उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। और वो एस्टिमेटेड रिपोर्ट मैंने कहा कि वो आप देंगे। तीसरा कि जहाँ पर स्कूलों के रूम्स की डिमांड आई हुई थी कि भाई यहाँ पे स्कूल के रूम्स अभी तत्काल बनाए जाए, उसका हमने टेंडर भी लगाया है और उसमें काफ़ी जगह के स्कूल वो जो रूम्स से वो बन के तैयार भी हो गए, उसमें क्लास भी लगनी शुरू हो गई है। देखिए, जिसकी भी रिपोर्ट आती जा रही है, जिसकी भी टेंडर्स हमारे लगते जा रहे हैं, उस पर काम तेज़ी से हो रहा है। और अच्छी बात है कि एक बार फिर हम लोग इसकी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे कि भाई ये पता लग जाए कि कितना काम हमारा भी हो गया और कितना काम हमारा पेंडिंग है, ताकि उसको स्पीड अप किया जाए। सामने आरोप लगाया है टैबलेट को लेकर कि इसमें इंटरनेट भी नहीं है, सिम कार्ड भी नहीं है, स्टूडेंट्स बच्चों के हाथ में खिलौना दे दिया सरकार। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी सब बात मान्य कर लूंगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको ये नहीं पता कि ये किस चीज़ के लिए उपयोग में लेके आए थे। जब कोरोना काल था, कोरोना काल में एक निर्णय लिया गया था कि भाई बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए बच्चों को कोई वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध करा जाए, क्योंकि पता नहीं कि भाई ये कितना लंबा चल सकता है। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था। उस वक्त हमारे बच्चे घर बैठ के अपनी क्लास लगा सकें, इस पर्पज के लिए सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया था। अब उसको खिलौना कहा जाए, कुछ कहा जाए, अब हमारे स्कूल कंटिन्यू लग रहे हैं, और जब स्कूल कंटिन्यू लग रहे हैं तो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। फिर भी जो वो आप कह रहे हैं कि भाई हमने उसका दूसरी जगह उपयोग करने का, हम उस पर विभाग को कहा है कि इसका हम आगे क्या उपयोग कर सकते हैं। क्या बच्चों का हम लोगों को एग्ज़ाम लेना हो, जैसे तिमाही एग्ज़ाम होता है, छमाही एग्ज़ाम होता है, उस पर साथ के साथ रिजल्ट निकलता है, चाहे एनुअल भी उस पर किसी क्लास के हमें एग्ज़ाम लेने हो, या अन्य कोई काम ऐसा जिससे शिक्षा विभाग को जरूरत और उसका लाभ लिया जा सके, वो सब हम लोग उधर भी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हम लोग उसको करें और वो ऐसे ना जाए। और वो भी 3-4 साल जिससे हो गए, उनको 2-3 साल हो गए हैं, तो उसमें आगे हमने उनका करना क्या है, वो डिपार्टमेंट को मैंने कहा कि इसका जैसे 1-2 चीज़ मैंने बताई भी है, ऐसे करके हम लोग उसका कोई और भी अच्छी जगह उपयोग हो, तो उसका हम लोग विचार कर रहे हैं। और साथ में अगर बच्चों को भी देना हुआ या बच्चों के लिए कोई और ज़्यादा अच्छा कोई ऐसी चीज़ आती है कि भाई हमें उसमें ज़रूरी है, तो वो वहाँ भी दिया जाएंगे। उनको शायद पता नहीं है कि कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने उस पर बहुत ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं कि बच्चे लोग तोड़ देते हैं, ये वो कुछ चीज़ें आई हैं। मगर मैं इन चीज़ों पर भी नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी और
उस वक्त ये नीड थी कि हम लोग बच्चों को पढ़ाए, क्लास लगाए, तो हमने उसके लिए लिया था। कोरोना पीरियड के लिए लिया सर बिल्कुल कोरोना पीरियड के लिए था। क्या सर इनका कोई मिसयूज भी हो रहा था? बच्चे कुछ देखिए पंचायतों ने इसके हाँ, खिलाफ प्रोटेस्ट किया। यस, देखिए देखो जितना उनकी जब जरूरत थी तब उनका उपयोग हुआ, मगर बाद में कई जगह से अलग अलग बातें निकल के आई हैं, उन सबको सरकार ने संज्ञान में लिया हुआ है। एक बार उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करनी है मुझे, और एक बार मेरी बात हुई भी है, तभी मैंने उनको ये सुझाव दिया था, और वो भी इस सुझाव पे बहुत आगे बढ़े थे कि भी हमें एग्जाम को लेके या कोई दूसरी और चीज़ें, हमने कहा डिपार्टमेंट्स को उनका और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं वो हम लोग उपयोग करेंगे। मगर फिर क्लियर कर दूं, वो हमने कोरोना काल के लिए वो क्लासेस घर बैठ के बच्चा लगा सके, उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, वो हमने उसके जरिए पूरा किया था। तो ये वापस ले लिए गए सर बच्चों को या लिए जा रहे हैं? नहीं लिए जा रहे हो, ले लेंगे, वो तो अभी तक कुछ जगह पे उपयोग भी कर रहे थे बच्चे, मगर वो एक उसकी हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं कि इसका कैसे अच्छे से उपयोग हो सके। देने होंगे तो देंगे भी, मगर पहले एक बार उसका प्लस माइनस के लिए मैंने रिपोर्ट मांगी है कि हर जगह से इसकी रिपोर्ट लो। आई है, रिपोर्ट आई है, मगर अभी मैं बोलूँ उसका कोई वो नहीं है, मगर बहुत जगह से रिपोर्ट आई है, बहुत जगह से भी आनी भी बाकी है। मगर कुल मिला के ये कि मेरे पास जैसे मैंने एसएमसी के लोगों से स्वयं बात की है, मैंने काफ़ी पेरेंट्स से खुद भी बात की है, और मैंने जो बात की इसी ऑफिस में बैठ के मैंने यहाँ से हर स्कूल जिले के 20-20 स्कूल हमने चूज किए थे, मेरे स्टाफ के लोग, मैं खुद बात की थी। मैंने पेरेंट्स से भी बात की, मैंने टीचर से भी बात की, मैंने स्टूडेंट्स से भी बात की, तो उसका एक प्रतिक्रिया आई थी। वो प्रतिक्रिया पहले मैं एक बार मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोगों को आगे जो निर्णय लेना होगा वो सरकार के तौर पे उस निर्णय को लेंगे। मंत्री जी जी, इसको लेकर काफी खिलाफत भी हुई। देखिए मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँगा। हमने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम अगले 3 महीने तक पूरी तरह से हिंदी में इस विभाग में काम शुरू हो जाएगा। आज मैं बड़े संतुष्ट हृदय से कह सकता हूँ कि 80% से ज़्यादा काम मेरे पास जो आने लगा वो हिंदी में आने लगा है। और आज सौभाग्य है, क्या आपने शायद मेरी बात सुनी है तब प्रश्न पूछा है या क्या, मैंने आज भी अभी अधिकारियों से कहा है कि अगले 1 महीने तक आप 100% हिंदी में ही सब काम करके लेके आएंगे। मंत्री जी राम रहीम को बार-बार करोड़ मिलने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल से शायद ये मामला कोर्ट में है, और अदालत के किसी भी मामले में मैं कुछ नहीं कह पाऊँ। ये जो हिंदी वाला मामला है, इस मैटर को लेकर आपने जब ये कहा था कि भाई सारे काम आप तो 80% शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन इसकी काफी खिलाफत की गई कि मंत्री को जो है वो इंग्लिश भी आनी चाहिए, पढ़े लिखे मंत्री जो है वो शिक्षा विभाग के होने चाहिए, ताकि आगे वो किसी कॉन्क्लेव में जाएं तो उनको कोई आपत्ति ना हो, किसी से बातचीत करें तो कोई आपत्ति मुझे ना कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी किसी भी भाषा में बात करने से। अब कोई आदमी कुछ भी बोले उससे मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये कह दिया कि हिंदी में बात करो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। फिर भी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सबसे कि हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, और मुझे बड़ा फक्र गर्व है कि मैं अपनी राष्ट्रभाषा में काम करूँ। मुझे एक बात बताइए, चाइना में कौन सी इंग्लिश बोली जाती है भाई? जापान में कौन सी इंग्लिश बोली जाती है? फ्रांस में कौन सी इंग्लिश बोली जाती है? वो देश तो बिल्कुल एकदम कंडम है। और एक और बात बताइए, मेरे से पहले जो इस तरह के क्वेश्चन उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, मैं बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े भी हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, ये हिंदी बोलने में, हिंदी में काम करने में स्तर गिरेगा? मैं एक ऐसे लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। और चलो मैं तो हिंदी बोलने वाला हूँ, मेरे से पहले तो जो भी कोई सरकारें रही होंगी 50, 55, 60 साल में, बड़े इंग्लिश बोलने वाले आए होंगे, उन्होंने एक ये परिवर्तन किया, बोलो एक परिवर्तन, मान जाऊंगा
और मैं जो हिंदी में काम करने वाला हूं, मैं बताता हूं क्या परिवर्तन किए मैंने। इतना फास्ट मैंने एनईपी को लागू किया हर जगह पे, और हम लोग देश के पहले राज्य बन गए। बाकी जगह तो बहुत इंग्लिश बोली जाती होगी स्टेटों में, तो वो लोग ITEP सिर्फ उसको अप्लाई करना है। वो तभी अप्लाई हो सकता है जब आप एनईपी के कुछ काम है वो पूरे कर ले। तो मैं तो हिंदी वाला हूँ, मैं तो अपना करके, और ITEP में भी मैंने तो अप्लाई कर दिया। देश के जो बाकी अंग्रेज हैं वो तो नहीं कर पाए, वो तो उसको लागू भी नहीं कर पाए, उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। ये किसी ने कहा कि भाई हिंदी बोलने वाला तो अज्ञानी हो गया और इंग्लिश बोलने वाला बड़ा तुर्रम खा है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि मैं हिंदी का मेरी राष्ट्रभाषा है और मैं अपनी राष्ट्रभाषा को पूछता हूं।